नमस्कार। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आइए हिंदी दिवस के बारे में कुछ बात करते हैं। राष्ट्र संघ में कुल 212 देश हैं। उसमें केवल 54 देश ऐसे हैं जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है, और ये देश वहाँ हैं जहाँ कभी ब्रिटिश सत्ता थी, अमेरिका छोड़कर। एक विश्व की बड़ी पत्रिका बेबल ने आंकड़े दिए, उसके अनुसार सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा मंडारिन है। अगर अन्य चीनी भाषा को छोड़ दें तो 120 करोड़ लोग इसे बोलते हैं। दूसरे नंबर पर स्पेनिश आती है जिसे 40 करोड़ लोग बोलते हैं। अंग्रेजी तीसरे नंबर पर आती है जिसे 36 करोड़ लोग बोलते हैं। हिंदी के कोई भी आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, अतः अनुमान से इसे चौथे नंबर पर रखा गया है। मेरे अनुसार अगर हिंदी और हिंदी समूह को जोड़ दें तो लगभग 70 करोड़ लोग इसे बोलते हैं। इस तरह यह दूसरे नंबर पर है। बांग्ला को 7वें और पंजाबी को 10वें नंबर पर रखा है। इतनी प्रचुर मात्रा में बोले जाने वाली भाषा क्यों उपेक्षित है? क्या हम मजबूरन हिंदी दिवस मनाते हैं? किसी दिवस को मनाना क्या घोषित करता है कि हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों है? यह प्रश्न मन में अक्सर उठता है। क्या इंग्लिश दिवस, फ्रेंच दिवस सुना है? मैंने तो नहीं सुना। हिंदी को एक दिन की सीमा में क्यों बांधा जा रहा है? स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया, जो भारतीय संविधान की भाग 17 के अध्याय की धारा 343(1) में इस प्रकार वर्णित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। चूँकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था, इस कारण हिंदी दिवस को इस दिन का श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जब राजभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो गैर हिंदी भाषी राज्य तो गैर हिंदी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिंदी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा। इसका विरोध इतना हुआ, खासकर दक्षिण के राज्यों से, कि अंग्रेजी को मुख्य राजभाषा मानना पड़ा। तब पुनः 1960 में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि 15 वर्षों में अंग्रेजी को सहायक राजभाषा और हिंदी को मुख्य राजभाषा बनाई जाए। पर वही ढाक के 3 पात। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में विस्तार से दिया गया है। 1968 में राजभाषा संकल्प पत्र लिखा गया, जिसमें हिंदी की अनिवार्यता पर जोर दिया गया। इतना सब कुछ होने पर भी हिंदी बस 14 सितंबर को ही पूजनीय रह गई। हिंदी की यह दशा जो है, उसका मुख्य कारण मेरे अनुसार खुद सरकारी तंत्र है, जिन्होंने सरकारी कामकाज में हिंदी की बोलचाल की भाषा को न अपनाकर संस्कृत निष्ठ तत्सम हिंदी को चुना, जिसका फल यह हुआ कि हिंदी जनमानस से दूर होती गई। आम कार्य की भाषा में हिंदी में प्रयुक्त विदेशी शब्द को न स्वीकार करना भी एक कारण है। कंप्यूटर शब्द आम प्रचलित है, उसकी जगह संगणक या अभिकलन लिखना हास्यास्पद लगता है। क्या कारण है कि हमें सोचना होगा। सरकार ने हर केंद्रीय कार्यालय में एक राजभाषा विभाग बनाया है और उसका मुखिया एक हिंदी का जानकार रखा गया। क्या यह कदम हिंदी में लाने में सफल हुआ? कदापि नहीं। सरकारी स्तर पर हिंदी के शब्दकोश का निर्माण एक उच्च समिति ने किया, परंतु शब्दों का
जो अनुवाद हुआ वह जनमानस से बहुत दूर रहा। शब्दों की सरलता जब तक न हो कैसे लोग इसे अपनाएंगे। अंग्रेजी या अन्य भाषा के प्रचलित शब्द को तो अपनाना ही पड़ेगा, जैसे रेलगाड़ी, कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल आदि। अगर इनकी जगह शुद्ध हिंदी अनुवाद रखेंगे तो इसे हंसी का पात्र मानेंगे। दूसरे हिंदी प्रसार समिति या संस्थाएं केवल औपचारिक मात्र रह गई हैं, जड़ को मजबूत करने के बजाय बस पत्तों को सींचने में लगी हैं। कौन दोषी है? भारत में हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन हेतु 2 संस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो साहित्य अकादमी, दूसरी ज्ञानपीठ। दोनों राजनीतिक चपेट में हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन में सरकार उन्हीं लोगों को आमंत्रित करती है जो उनके चहेते होते हैं और उन्हीं को पुरस्कृत किया जाता है। आज वास्तविकता यह है कि किसी हिंदी के अच्छे रचनाकार की पुस्तक बिना सरकारी सिफारिश के 1000 प्रतियां भी बिक जाएं तो बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी ओर अंग्रेजी साहित्य की करोड़ों प्रतियां बिकती हैं। इसका कारण यह कभी नहीं हो सकता कि हिंदी में अच्छे लिखने वाले नहीं। मुख्य कारण है हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोजकों का नहीं होना। जैसे खेलों में केवल क्रिकेट को प्रायोजक मिलते हैं, अन्य खेल उपस्थित हैं। हिंदी का कवि अगर कहता है कि मेरा मुख्य व्यवसाय कविता लिखना है तो लोग हेय दृष्टि से देखते हैं। क्या लिखना या मुख्य व्यवसाय नहीं हो सकता? ज़रूरत है सरकारी, गैर सरकारी सभी संगठनों को आगे आकर इसे बढ़ाने की, इसे प्रोत्साहित करने की। हर शहर गांव में सम्मेलन हो, प्रतिभाओं का बढ़ावा दिया जाए। रॉक ऑर्केस्ट्रा के लिए जब लोग 10,000 की टिकटें खरीद सकते हैं तो कवि सम्मेलन और गज़ल के कार्यक्रमों को क्यों नहीं रोचक बनाकर आम जनता तक, खासकर युवाओं तक पहुंचाया जाए। जब युवा इस आकर्षित होंगे तो अपने आप प्रयोजक भी मिलेंगे, हिंदी का प्रसार भी होगा और लोग हिंदी जानने और समझने के लिए अग्रसर होंगे। आशा है भारत सरकार भी इस विषय में गंभीरता से विचार करेगी। आज से 40-50 वर्ष पूर्व हम अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते थे। कोई अगर अपर मध्यम वर्ग या धनाढ्य वर्ग इन विद्यालयों में शिक्षा के लिए भेजते थे। अब एक कुली भी, एक रिक्शा वाला भी, एक मजदूर भी यही चाहता है कि उसके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ें। मध्य वर्ग तो हिंदी माध्यम के नाम से ही मुँह बिचकाता है, मानो कोई गाली दे दी गई हो। क्या इसमें माता पिता का दोष है? जी नहीं, उनका दोष नहीं है। हर माता पिता अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल ही देखता है। दोष है समाज के रक्षकों का, जिन्होंने हिंदी को हेय बना दिया है। फिर हिंदी को क्यों हेय समझा जाता है? अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो लोग इज्जत से देखते हैं, हिंदी बोलते हैं तो गंवारू समझते हैं। बड़ा दुख होता है यह सोचकर कि आज मध्यवर्गीय परिवार हिंदी माध्यम से बच्चों को पढ़ाने में अपनी बेइज्जती समझता है। क्या हम अपनी स्वाधीनता का मूल समझ रहे हैं? क्या हम भारत को इंडिया नहीं बना रहे? क्या हम गुलामी का संदेश नहीं दे रहे? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब सन 77 में विदेश मंत्री थे, तब यूएनओ की सभा में अपना भाषण हिंदी में देकर यह बताने का प्रयास किया था कि विश्व की आबादी का 20% जनसंख्या हिंदी चाहती है, अतः इसे कभी सभी स्वीकारें। आज हम अपने घर में ही दास बना रहे हैं हिंदी को। भारतेंदु जी ने जब कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, अर्थात निज भाषा से ही उन्नति है। आज हमारे गैर हिंदी राज्य हिंदी का पुरजोर विरोध करते हैं, परंतु वे क्या जाने कि उनकी भाषा की जननी संस्कृति है और हिंदी संस्कृत का प्रथम मूल रूप है। संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है। अतः यह आवश्यक है कि आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम सब दृढ़ निश्चय करें कि हमें निष्ठा हिंदी के प्रति रखेंगे एवं इसके पूर्ण रूपेण व्यवहार में लाएंगे। व्यापार के हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में अंग्रेजी यूँ आ रही है मानो हिंदी बोलने वाले बड़े पापी हैं। दूसरा दोष हमारी सरकार का है। निश्चय रूप से अंग्रेजी स्कूल में विद्यार्थी शिक्षा का साथ अनुशासन संस्कार भी पाते हैं। क्यों न हम ऐसी शिक्षा संस्थानों का निर्माण करें जो ऐसी व्यवस्था दे। 1954 में श्री कृष्ण सिंह और बाबू राजेंद्र प्रसाद ने ऐसी शिक्षा संस्थान की परिकल्पना की थी और झारखंड के रमणीय वन के मध्य नेतरहाट विद्यालय का निर्माण किया, जहां आज भी गुरुकुल विद्या से शिक्षा दी जाती है, जहां शिक्षा का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी दोनों है। यह बात कम लोगों को मालूम होगी कि जितने भी IAS, IPS, IIT, मेडिकल की स्पर्धा में टॉप 10 में इस विद्यालय के छात्र ही रहते हैं।
भारत सरकार या राज्य सरकार क्यों नहीं ऐसे शिक्षा संस्थान स्थापित करती। ऐसे संस्थानों से मैं कहता हूँ कि निश्चय ही हिंदी जन जन तक पहुँचेगी और हमारा नया भारत विश्व में हिंदी पताका लहराएगा। अंत में एक बात आती है, राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं आधिकारिक रूप से स्वीकृत है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, रूसी और अरबी। एक चीनी को छोड़ दें तो कोई भी भाषा 60-70 करोड़ लोगों द्वारा नहीं बोली जाती। रूसी तो मात्र 17 करोड़ लोगों की भाषा है। क्यों नहीं हम हिंदी को राष्ट्र संघ में स्थान दिलवा सके? कारण स्पष्ट है, जब हम स्वयं जाकर वहाँ अंग्रेजी में भाषण देंगे तो कौन हमें स्वीकार करेगा। किसी भी भाषा को स्वीकृत करने के लिए 117 देशों का समर्थन चाहिए, वह हम कभी जुटा नहीं पाए। हिंदी को उचित सम्मान देने हेतु विश्व के हर राजनीतिक या गैर राजनीतिक मंच पर हिंदी में बोलकर मजबूती से हमें अपना पक्ष रखना होगा। सबसे पहले तो यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक समृद्ध भाषा में साहित्य लिखने की भाषा अलग होती है एवं बोलचाल की भाषा अलग। हिंदी साहित्य अति समृद्ध साहित्य है, बस कमी इसके प्रसार की है। वैश्वीकरण की होड़ में लगी युवाओं को आकर्षित करने की बात है। हिंदी की बोलचाल की भाषा का सत्यानाश फिल्मों ने, इंग्लिश ने और सस्ते विज्ञापनों ने कर दिया है। नो उल्लू बनाई, यह कौन सी भाषा हुई? इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर हम बच्चों को, युवाओं को भाषा का क्या रूप देना चाहते हैं, इस पर गहन चिंता की आवश्यकता है। उत्कृष्ट साहित्य में तत्सम या क्लिष्ट शब्द हो यह मैं कदापि नहीं कहता, परंतु शुद्ध व्याकरण हो, प्रयोग में लिए शब्द जहाँ से भी ग्रहण किए गए हों वे मूल रूप से होने चाहिए, जिसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। हिंदी प्रारंभ से ही अन्य भाषाओं में शब्द ग्राह करती रही है। अब उर्दू या अरबू में फारसी आए, उनके शब्द मिले और गंगा जमुनी तहजीब बन गए। आंग्ल भाषा के शब्द ग्राह हैं। रेलगाड़ी जितनी सरलता से बोला जाता है, क्या लौह पथगामिनी बोला जा सकता है? क्या ऐसे अनुवाद किए गए हिंदी को आगे बढ़ने से नहीं रोकते? आश्चर्य तो तब होता है जब IAS की परीक्षा में हिंदी के ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिसका अर्थ शायद लिखने वाला ही बता सके। पुतलियों का निरीक्षण की जगह परितारिका वेक्षण शब्द मैंने देखा, हास्यास्पद लगता है। हिंदी के विस्तार में लगे लोग जब ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हिंदी को बढ़ने से रोकते हैं। जो शब्द आम बोलचाल में हमने अपने लिए एवं जिसका स्वभाव विकल्प हिंदी में नहीं है, उसे अवश्य अपनाना चाहिए, तब हिंदी जन जन को लुभाएगी। जहाँ साहित्य में अलंकारिक तत्सम शब्दों की आवश्यकता है, वहीं हिंदी में उपलब्ध शब्द अवश्य लिखने चाहिए, परंतु जोर जबरदस्ती से शब्दों को घुसेड़ना हिंदी के साहित्य के साथ ज्यादती होगी। अंत में मुझे संस्कृत और हिंदी साहित्य को पढ़ने का शौक शुरू से रहा। कक्षा 7 से ही प्रत्येक दिन एक पुस्तक पढ़ता था, फिर माध्यम भी हिंदी ही था। यही कारण था कि हिंदी के प्रति इतना प्रेम हुआ। जबकि कॉलेज में मेरा विषय हिंदी नहीं था, परंतु हमारे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष फादर कामिल बुल के जग प्रसिद्ध नाम थे। अक्सर हमारे कॉलेज में भी आते थे। उनका भी असर शायद रहा हो। अंत में इस कविता के साथ यह लेख समापन करूँगा। सत्यनिष्ठ संबंधों का उत्कृष्ट दर्पण है भारत भाषा हिंदी। सत्यनिष्ठ संबंधों का उत्कृष्ट दर्पण है भारत भाषा हिंदी। साहित्य कल्प गौरव गरिमा का अर्पण है भारत भाषा हिंदी। सूर करीब तुलसी जायसी का समर्पण है भारत भाषा हिंदी। विचारक हूँ, साधक हूँ, मेरा धर्म है, तर्पण है भारत भाषा हिंदी। संधान है भारत भाल की शान है, ज्ञान है विज्ञान है हिंदी। छंद है निबंध है, गीत है संगीत है, हिंद अभिमान है हिंदी। कल कल करते झरनों की झंकार है, वेद सुरों का गान है हिंदी। दिनकर गुप्त निराला प्रसाद के शब्दों में विद्यमान है हिंदी। स्वनमन है, अभिनंदन है, अवगुंठन है, अभिव्यंजन है हिंदी। गुरु मनीषियों की साहित्यिक विधा का अनुपम बंधन है हिंदी। 125 करोड़ जनमानस का मैत्री बंधन है हिंदी। सांस्कृतिक परिधा में रची मानसिकता का अनुकंपम है हिंदी। कविता छंदबद्ध न हो पर अतिरेक में हो तो भी हिंदी की महानता बताती है। निराला जी की कविताओं में ऐसा ही है। मेरी लिखी एक हिंदी दिवस पर खास उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्नत मन शक्ति, अव्यक्त अभिव्यक्ति, समय क्षुब्ध व्यथित तन, शांत मन, प्रतिदिन तिमिरांत, रात्रि अवसान गहन, भानु उदय पर मन चपल, धूम्रांत विभल,
अस्त ध्वस्त त्रस्त, काल के कपाल पर त्रस्त, दैनिंद्रनी मात्र रोटी व श्रम, जीविकोपार्जन का क्रम, अक्रांत फिर भी शांत, संसार सागर में लहरों के हवाले, भाग्य विधाता अविधाता, आंखें असुप्रित, हृदय फिर भी पाषाण से दृढ़, धैर्य और हिम्मत की प्रतिमूर्ति, करुणा और दया की मूर्ति, अपूर्ण क्षतिपूर्ति, गरीबी एक अभिशाप, वस्त्र तार तार, आवास विहीन लाचार, भूख से बेबस, अस्त ध्वस्त त्रस्त एक त्रासदी, कर अंतस दृष्टपात, कर स्व लक्ष्य सफल, जिजीविषा छरित पल पल प्रतिपल। यह दृश्य आम नहीं खास है, भारत में गरीब और देश विकास है। धन्यवाद। धन्यवाद।